हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर के अनदर प्ले को डिस्कस करने वाले हैं, द टेमिंग ऑफ द श्रो। और ये जो आपकी क्लास होगी ये क्लास 27 है, ठीक है। 27 क्लास है ये आपकी, जो आपकी थ्योरी क्लास चल रही है शेक्सपियर की, ठीक है। शेक्सपियर के सारे 37 प्लेज हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये क्यों कहते हैं कि पीजीटी की तैयारी करा दीजिए? ये पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शेक्सपियर आपके कहाँ नहीं है, टीजीटी या पीजीटी या जीआईसी कहाँ पे नहीं है, टीजीटी पीजीटी हर जगह है। तो मैं यहाँ पे शेक्सपियर के 37 प्लेस करा रही हूँ। तो ये 37 प्लेस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। शेक्सपियर के सारे प्लेज ही आपके पूरी थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं, तो किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है शेक्सपियर, ये आप बताएंगे। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि पीजीटी की तैयारी करा दीजिए, जीआईसी की करा दीजिए। हाँ, जीआईसी का माना जाता है कि कुछ राइटर अलग हैं, बट पीजीटी ये, लेकिन शेक्सपियर वहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर है, ठीक है। तो ये आपके पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के लिए तो है ही है, पीजीटी के लिए भी है और जीआईसी के लिए भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं 27 क्लास पे अपने। ये आपकी थ्योरी क्लासेस होगी, ओके। एंड फर्स्ट टाइम जो चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से, और कुछ नहीं, जिससे मैं ये वीडियो बना सकूं जो आपकी ये थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है। ये थ्योरी क्लासेस जब आप अब लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक देते हो अच्छा ना, तो वो फीडबैक देख के मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, हाँ बच्चों के लिए करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। अभी जो मैंने स्टार्ट किया इसको कंप्लीट करना चाहिए। बच्चे बहुत डेडिकेटेड है, तो मुझे भी और भी डेडिकेटेड बनना होगा, है ना। तो इस तरह की मोटिवेशन आती है अंदर, तो वो काम आप करते रहिए। बाकी मेरा जो काम है मैं पूरी ऑनेस्टली के साथ वो काम कर रही हूँ, ओके। एंड एक चीज़ और बताना है, 8000 फैक्ट है, ठीक है। 8000 प्लस फैक्ट्स है, फैक्ट्स की पीडीएफ है, ये टीजीटी के लिए है। एंड ये फैक्ट्स की है पीडीएफ, टीजीटी के लिए है। एंड अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं, ओके। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। मतलब टीजीटी से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए तब भी आप इसी नंबर से ले सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि साथ साथ अगर हम पढ़ रहे हैं, मैंने जो ये पढ़ा रही हूँ, मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो साथ साथ ये 8000 फैक्ट भी आप इसका ले लीजिए। ये प्रिंटेबल है, 284 पेजेस हैं और 249 में है, मिनिमल सी प्राइस में है, ठीक है। 249 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको 8000 फैक्ट्स मिलेंगे, पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा 8000 फैक्ट मिलेंगे। मैंने इसका रिव्यू भी दिखाया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड एक चीज़ और बताना था कि पीडीएफ आप लोग कह रहे हो, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ये है कि पीडीएफ सेव हो नहीं पा रही है। पता नहीं क्या हो गया मेरे इस टैब में कि पीडीएफ ही नहीं सेव हो पा रही है, तो इस वजह से पीडीएफ नहीं मिल पा रही है इसकी पीडीएफ, ठीक है। इसकी पीडीएफ नहीं मिल पा रही है क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैं पढ़ा रही हूँ पीडीएफ पता नहीं क्यों अब सेव ही नहीं हो रही। उधर सेव हो रही थी तो मैं पीडीएफ दे देती थी, अभी इस समय सेव नहीं हो रही है, तो इसलिए पीडीएफ इसकी अभी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो आप नोट डाउन जरूर करते चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को, द टेमिंग ऑफ द श्रू। बाकी की पीडीएफ तो मिल जाएगी, जैसे ग्रामर वगैरह का वहाँ पे सेव हो जा रही है, यही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ठीक, देखते हैं, अगर सही होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर ओके, अभी तो नहीं मिल पाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेमिंग ऑफ द श्रू, विलियम शेक्सपियर का जॉनरा क्या है? अर्ली कॉमेडी है, मतलब शेक्सपियर के अर्ली कॉमेडी में आता है ये। फार्स है, ठीक है। अर्ली कॉमेडी है या फार्स, मतलब फार्स वाली चीज़ें हैं, फार्स के एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब हंसी है ना फिजिकल वो क्या बोलते हैं, ह्यूमर होगा, हास्य होगा, बेतुकी मजाकिया सिचुएशन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। एंड ये आया कब था? 1590 से 92 के बीच में ये आया था, ओके। एंड बात करेंगे हम प्ले टाइप अर्ली कॉमेडी हैवली रिलायंट ऑन फार्स एंड फिजिकल ह्यूमर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कॉमेडी के तो है, मेनली ये फार्स है, क्योंकि इसमें वही स्लैपस्टिक कॉमेडी एंड बेतुकी चीज़ें, मजाकिया, है ना, और बैली लाफ, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। डेट ऑफ कंपोजिशन तो 1590 से लेके 92 के बीच में ये प्ले आया था। एंड सोर्सेज की बात करेंगे तो द मेन टेमिंग प्लॉट इज़ ड्रॉन
from widespread European folklore and oral ballads about Shropshire wives। देखिए इसका जो सोर्स शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो मेन जो टेमिंग का सोर्स है, ठीक है, यानी कि टेमिंग मतलब क्या होता है, जिद्दी पत्नी को काबू करना। इसकी जो कहानी है ना, ये पूरे यूरोप में फेमस फोक टेल से ली गई है, ठीक है, पूरे यूरोप में। तो ये ध्यान रखना, पूरे यूरोप में जो मशहूर जो भी फोक टेल्स थी वहाँ से शेक्सपियर ने कहानी ली है इसकी, तो यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बाइंग का भी सब प्लॉट इज़ बेस्ड ऑन जॉर्ज कैस्को इग्ने की बुक है सपोजेस, विच वॉज अ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ लोडोविको अरिस्टोस आ सपोस्टी एन इटालियन कॉमेडी। देखिए यहाँ पे इस प्ले में क्या है ना, दो कहानी चलती है, दो बहनों की स्टोरी चलती है ना इस प्ले में। तो जो एक बहन की स्टोरी चलती है जिसका नाम कैथरीन रहता है, जिसको हम केट से एड्रेस करते हैं, तो जिसका नाम केट यानी कि कैथरीन रहता है उसको केट भी बोलते हैं। तो केट जो है ना, ये इसकी चलती कहानी, इसी को टेम किया जाता है केट को। ये जिद्दी रहती है और इसी को काबू करता है एक बंदा, ठीक है। और इसी कैथरीन की एक बहन रहती है जिसका नाम रहता है बायंका। इसकी भी स्टोरी अलग से चलती है, मतलब इससे भी शादी करने के लिए दो तीन लड़के हैं, इसे शादी करना चाहते, तो इसकी स्टोरी अलग से चल रही है। तो दो बहनों की स्टोरी अलग अलग चल रही है, इसलिए एक स्टोरी ये हो गई और एक स्टोरी ये हो गई। जब ये वाली स्टोरी एक स्टोरी के साथ एक और स्टोरी चलती है तो उसे हम बोलते हैं सब प्लॉट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब प्लॉट। तो बायंका की जो स्टोरी है ये शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, ये कह रहा है। बायंका की जो स्टोरी है ना, वो शेक्सपियर ने जॉर्ज कैस्को इग्ने की एक बुक है सपोजेस से लिया है। कहाँ से, सपोजेस से उन्होंने स्टोरी ली है, ठीक है, विच वॉज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ लोडोविको। जो किसका ये सपोजेस किसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लोडोविको एरिस्टो का आई सपोस्टी, इसका ट्रांसलेशन है, जो कि एक इटालियन कॉमेडी था ये आई सपोस्टी। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसकी जो कहानी शेक्सपियर ने फोकलोर से ली है, जो यूरोप के उस समय जो मशहूर जो लोक कथाएँ थी वहाँ से ले लिया है, टेमिंग वाली जो कथाएँ थी। एंड बायंका की जो स्टोरी है इन्होंने यहाँ से लिया है, जॉर्ज कैस्को इग्नो के सपोजेस से लिया। सपोजेस ये क्या था, ये लोडोविको एरिस्टो का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन था, ठीक है, ये था उनका वर्क आई सपोस्टी, ये एक इटालियन, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन था ये सपोजेस, ठीक है। चलिए फ्रेम नैरेटिव की बात करेंगे हम, ठीक है। फ्रेम नैरेटिव, प्ले की शुरुआत कैसे होती है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, द प्ले ओपन्स विद एन इंडक्शन फीचर क्रिस्टोफर स्लाई अ ड्रंकन थिंकर हु इज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग ही इज नोबल मैन वॉचिंग अ प्ले विच इज़ द मेन स्टोरी ऑफ कैथरीना एंड पुट्रोचियो। देखिए इस प्ले की अगर कहानी है ना, तो इस प्ले की मेन जो स्टोरी है, यहाँ पे समझा दूँ आपको मैं कि इस प्ले की जो मेन स्टोरी है, तो मेन स्टोरी शुरू होने से पहले इस प्ले में एक इंट्रोडक्शन है, एक इंट्रोडक्शन स्टोरी है। समझ में आया, एक इंट्रोडक्शन स्टोरी है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं, बहुत सारे, आपने वो मूवीज़ देखा है कि नहीं, स्त्री 2, हाँ स्त्री 2 जो आई थी लास्ट टाइम, स्त्री 2 देखा होगा आपने। शुरुआत में देखा होगा एक लड़की है, वो सिगरेट, एक लड़की, तो हमने देखा होगा कि एक लड़की है वो सिगरेट पीती है, देन सिगरेट पीते पीते शायद बॉल उल रहता है, बॉल उल खेलते तो बॉल उसकी चली जाती है कहीं और, तो वहाँ पे एक भूत आता है, भूत वाला सीन दिखाता है। उसके बाद मतलब वो जो ऐसे कुछ रहता है, वो शायद कुछ मतलब वो रहता है, हेड रहता है कोई, तो मतलब बॉडी का हेड रहता है, तो वो हेड में ही पूरा भूत रहता है, कोई घोस्ट रहता है, लड़की को मार देता है। उसके बाद वहाँ से फिर कहानी नया मेन स्टोरी सुनाई देती है। तो वो जो दिखाया जाता है ना, वो इंडक्शन स्टोरी होती है। तो इस प्ले में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इस प्ले में वही चीज़ है। इसमें जो शेक्सपियर ने मेन स्टोरी बताने से पहले एक इंडक्शन स्टोरी बताया है। इंडक्शन स्टोरी मतलब इसमें एक इंट्रोडक्शन स्टोरी है, ठीक है, इसमें एक इंट्रोडक्शन स्टोरी है। तो इंट्रोडक्शन स्टोरी क्या है, इसमें ध्यान रखना है, उसी को बोलते हैं इंडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो कौन है, क्रिस्टोफर स्लाई है, क्रिस्टोफर स्लाई है, ये ध्यान रखना है। प्ले की शुरुआत सीधे मेन कहानी से नहीं होती है, बल्कि एक इंडक्शन से होती है, यानी कि एक प्रस्तावना से होती है, एक प्रस्तावना कहानी से होती है, इंट्रोडक्शन स्टोरी से होती है। इसमें क्रिस्टोफर स्लाई नाम का ये कैरेक्टर रहता है, ये जो इंडक्शन स्टोरी में ये कैरेक्टर रहता है क्रिस्टोफर स्लाई, ये एक शराबी है और कुछ अमीर लोग इसके साथ मजाक करते हैं, ठीक है, और इसे यकीन दिलाते हैं कि ये बहुत बड़ा नवाब है, ठीक है, जो अपनी याददाश्त खो बैठा है।
अभी ये एक नवाब एंटरटेन के लिए नाटक देखता है और नाटक ही असल में कैथरीना और पेट्रोचियो की मुख्य कहानी होती है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक स्टोरी चल रही थी, इंट्रोडक्शन स्टोरी में एक कैरेक्टर था, ये शराबी था, है ना, इसको शराब खाने से बाहर फेंक दिया जाता है, इस कैरेक्टर को, क्रिस्टोफर सलाय को। तो एक लॉर्ड जाते हैं, इसको देखते हैं, तो इसको उठा लाते हैं अपने महल में, क्रिस्टोफर सलाय को अपने महल में लाके इसको होश में लाते हैं और कहते हैं तुम नवाब हो, तुम लॉर्ड हो, और तुम पागल हो चुके हो अभी, लेकिन तुम लॉर्ड हो। तो इसको इसके जो मतलब उस लॉर्ड के जो सर्वेंट्स रहते हैं इसको एकदम लॉर्ड वाली फीलिंग देते हैं, नवाबों वाली फीलिंग देते हैं इस कैरेक्टर को। तो ये भी समझ लेता है कि हाँ मैं सच में लॉर्ड हूँ। तो फिर उसके बाद वो लॉर्ड जो रियल वाले लॉर्ड होते हैं वो इसको कहते हैं कि चलो हम लोग एक स्टोरी देखते हैं, एक प्ले देखते हैं, तुम एकदम चलो। लॉर्ड का क्या होता है, मतलब जो नवाब होते हैं वो इंटरटेन करते हैं, तो इंटरटेन के लिए इसको एक नाटक दिखाया जाता है। तो असल में वो जो नाटक होता है, वो जो स्टोरी होती है, वो इसी कैथरीना और पेट्रोचियो की स्टोरी होती है, ठीक है, यानी कि मेन स्टोरी। ये सो जाता है, देखता नहीं है, लेकिन स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये मेन स्टोरी है जो हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आया। ये पहला थोड़ा सा यहाँ से एक इंडक्शन स्टोरी दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर था। तो क्रिस्टोफर सलाय था, ध्यान रखना है, ये एक ड्रंकन रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इंडक्शन स्टोरी का जो सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है, तो वारविकशायर में रखी गई है, ये ध्यान रखना है। इंग्लैंड के वारविकशायर में सेट हुई है। और इसकी जो मेन स्टोरी है, यानी कि पहले तो इंट्रोडक्शन स्टोरी दिखा दिया, फिर मेन स्टोरी जो है, तो मेन स्टोरी इसके इटली के पाडुआ में रखी गई है, ठीक है। और द सिटी ऑफ लर्निंग एंड पेट्रोचियो कंट्री हाउस नियर वेरोना इटली, और पेट्रोचियो के कंट्री हाउस में भी इसकी सेटिंग है, ठीक है, कहाँ पे, वेरोना में भी है, पाडुआ और वेरोना, यानी कि इटली में ही दोनों है। तो ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल थीम्स ऑफ जेंडर डायनामिक्स, द मेटाथेट्रिकल इंडक्शन एंड द कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ मल्टीपल डिस्गाइजेज इन द सब प्लॉट, मॉडर्न क्रिटिक्स डिबेट वेदर इट इज़ द मिसोजिनास्टिक प्ले आर क्लेवर सटायर ऑफ पेट्रारिकल नॉर्म्स। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, ये जो प्ले है ना, ये जेंडर यानी कि प्ले के अंदर की, मतलब इसमें प्ले विद इन प्ले की जो स्टाइल है, डिस्गाइज यानी कि भेष बदलने की जो कला है, उसके लिए बहुत फेमस है ये प्ले, ठीक है। यानी कि जेंडर क्या करते हैं इस प्ले में, जेंडर वो मतलब डिस्गाइज भी होते हैं, ठीक है, जो मेल हैं वो डिस्गाइज भी होते हैं। और प्ले के अंदर प्ले, यानी कि यहाँ पे एक प्ले स्टार्ट हो गई थी, एक स्टोरी स्टार्ट हो गई थी, देन उसके बाद एक स्टोरी स्टार्ट हो रही है उसमें। तो इसको जो मेन स्टोरी है ना, इसको प्ले विद इन प्ले कहा गया है, ये ध्यान रखना है। काफ़ी डीप चला गया, काफ़ी डीप बता रही हूँ, ये इसको प्ले विद इन अ प्ले कहा गया है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि क्रिस्टोफर सलाय को एक लॉर्ड बना के एक प्ले दिखाया जाता है, इसके सामने इंटरटेन करने के लिए एक प्ले को परफॉर्म किया जाता है, और वही प्ले रहता है, यही मेन स्टोरी कैथरीन एंड पेट्रोचियो की। इसलिए इस प्ले को प्ले विद इन प्ले, यानी कि इस प्ले में भी, टेमिंग ऑफ द श्रू में भी प्ले विद इन प्ले है, ये टेमिंग ऑफ द श्रू, ये प्ले विद इन प्ले का नाम है। जिस तरह हेमलेट में आपने पढ़ा होगा ना, मर्डर ऑफ गुंजाइगो, वो प्ले विद इन प्ले है ना, मतलब हेमलेट के अंदर एक प्ले खेला जाता है, तो हेमलेट उसे दी माउस ट्रैप कहता है, और उस प्ले का नाम रहता है द मर्डर ऑफ गुंजाइगो। उसी तरह ये टेमिंग ऑफ द श्रू प्ले विद इन प्ले ही है, यानी कि ये प्ले स्टार्ट हुआ था क्रिस्टोफर सलाय से, इंडक्शन स्टोरी से, लेकिन उसमें एक प्ले खेला गया, उस प्ले का नाम था टेमिंग ऑफ द श्रू। समझ में आया? चलिए, तो इस प्ले में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, है ना। प्ले के अंदर प्ले स्टाइल, भेष बदलने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में ये जो प्ले है ना, बहुत ज़्यादा, ये जो प्ले है बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब बहस होती है इस प्ले पर कि क्या शेक्सपियर महिला विरोधी थे, जो उन्होंने इस प्ले के ज़रिए जो पुरुष प्रधान है समाज पर तंज कसा है। अभी हम देखेंगे क्या इसमें दिखाया गया है। आते हैं हम अब अपने मेन स्टोरी के कैरेक्टर को देखने। इंडक्शन स्टोरी मैंने बता दिया, अब हम मेन स्टोरी के कैरेक्टर को देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, मेन स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे है भी स्टार्ट। अभी हम यहाँ पे देखेंगे मेन स्टोरी, फ्रेम स्टोरी से बोलते हैं, इंडक्शन स्टोरी भी बोलते हैं। चलिए, पहले हम कैरेक्टर को देख लेते हैं, मेन स्टोरी के कैरेक्टर को पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो कैथरीना, पहली जो है कैथरीना, यही द श्रू है, ये बैप्टिस्टा की बड़ी बेटी है, ठीक है, बैप्टिस्टा की बड़ी बेटी है।
ये बहुत ही तेज़ तर्रार है, ये फियरी है, शार्प टंग्ड है, इंडिपेंडेंट महिला है। मतलब ये जो लड़की है ना बहुत तेज तर्रार है, स्वतंत्र थॉट वाली है और किसी की बात न मानने वाली महिला है। और इसका बदलाव ही प्ले की मेन कहानी है, ये ध्यान रखना है। कैथरीन यही श्रू रहती है, श्रू मतलब झगड़ालू औरत, यही श्रू रहती है, ध्यान रखना। और ये बैप्टिस्टा नाम के आदमी की बड़ी बेटी रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस प्ले में इसी का बदलाव, मतलब ये जो फियरी है, शार्प टंग है, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है, झगड़ालू है, ये बाद में बदल जाती है, सुधर जाती है। इसका सुधरना ही इस प्ले की मेन कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पिट्रेचियो, इसे टेमर कहते हैं, यानी कि जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये वेरोना का जेंटलमैन है। टेमर क्यों कहा गया है? यानी कि सुधारने वाला। टेमर मतलब सुधारने वाला या काबू करने वाला। यानी कि ये जो कैथरीन है ना, इसी को काबू करना, यानी कि इसी को सुधारने का काम इसने किया था, यही सुधारा था पिट्रेचियो। ये वेरोना का एक क्या है, जेंटलमैन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत ही अजीब बॉइस्ट्रस टाइप का, एक्सेंट्रिक, डोमिनेटिंग टाइप का बंदा है, बहुत अजीब, शोर मचाने वाला, खुलेआम पैसों के लिए शादी करने वाला इंसान है। मतलब ये शादी, ऐसा होता नहीं है कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी, मैं शादी करूँगा ऐसी लड़की से, आपने गोविंदा की मूवी देखी होगी, मैं शादी करूँगा ऐसी लड़की से, अमीर बनना, रिच बनना, है ना। तो रिच बनना तो किसी रिच पर्सन की बेटी से शादी करना। अगर किसी रिच पर्सन की इकलौती बेटी से शादी कर लिए तो मैं रिच बन गया। तो कुछ उस टाइप का ये पिट्रोचियो है, ठीक है। ये भी कैथरीन से शादी सिर्फ इसी वजह से करता है। फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, ठीक है, और ये कैथरीन को यही सुधारता है, टेम करता है कैथरीन को, काबू करने के लिए फिजिकली साइकोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बियांका कौन है? ये केट की यंगर सिस्टर है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पे, कैथरीन को केट भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, कैथरीन को केट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये केट की बहन है कौन? बियांका। अच्छा, बियांका नाम की एक कैरेक्टर और भी कहीं हमको मिली थी, कहाँ मिली थी बियांका नाम की? तो ओथेलो में कैसियस की जो गर्लफ्रेंड थी, जो बिलेबेड थी, उसका भी बियांका नाम था, है ना। तो ध्यान रखना है, ओथेलो में जो कैसियस था, कैसियस की गर्लफ्रेंड थी, उसका बियांका नाम था। और यहाँ पे टेमिंग ऑफ द श्रू में कैथरीन की छोटी बहन का बियांका नाम था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बियांका कैसी थी इसमें बियांका बहुत ही प्यारी थी, बाहर से बहुत मीठी, शांत, ओबीडियंट टाइप की, जेंटल टाइप की, आज्ञाकारी दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, प्ले के लास्ट में ये अपनी बहन से भी ज़्यादा स्वतंत्र और विद्रोही साबित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ये कैथरीना की जस्ट अपोजिट कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बैप्टिस्टा मिनोला। ये जो बैप्टिस्टा मिनोला है, ये केट एंड बायंका के फादर हैं, ठीक है, वेल्दी फादर हैं, है ना, अमीर फादर हैं, ठीक है, अमीर पिता हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक हैं, बेटियों की शादी को एक ना बिजनेस डील की तरह देखते हैं ये बेटियों की शादियों को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे लुसेंसियो कौन है? ये एक बायंका का सूटर है। सूटर मतलब बायंका से शादी करना चाहता है। एंड स्टूडेंट फ्रॉम पीसा, ये पीसा में पढ़ रहा है, और पीसा में एक स्टूडेंट है। तो पीसा से आया एक स्टूडेंट है जो बियांका से सच्चा प्यार करता है, और बियांका के करीब जाने के लिए ये क्या करता है, ये डिसगाइज होता है, ठीक है। यहीं पे सब बता दे रही हूँ ताकि कहानी हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये डिसगाइज यानी कि अपना भेष बदलता है, सिर्फ बियांका के नज़दीक रहने के लिए, है ना, उसके इर्द गिर्द रहने के लिए। ऐसे नहीं बन के जाता है लुसेंसियो, ऐसे नहीं बन के जाता। लुसेंसियो अपना भेष बदलता है और एक लैटिन टीचर बन जाता है। क्या बनता है? एक लैटिन टीचर बन के जाता है, एक लैटिन टीचर बन के जाता है, और नाम क्या रखता है? कैम्बियो। ये ध्यान रखना है। मतलब लुसेंसियो डिस्गाइज होके लैटिन टीचर बन जाता है, और नाम क्या रखता है? कैम्बियो, और जाता है उसको सिखाने, मतलब उसके इर्द गिर्द रहने के लिए बियांका के ये काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने। देखिए यहाँ पे है हाईलाइट थीम ऑफ डिस्गाइज, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन पे है हॉरेंटेसियो, ठीक है। हॉर्टेंसियो अगेन ये बियांका का सूटर है और पेट्रेचियो का दोस्त है। मतलब ये भी बियांका से शादी करना चाहता है। तो दो बियांका के क्या मिल गए हैं? सूटर्स मिल गए हैं। तो हॉर्टेंसियो ये पेट्रेचियो का दोस्त भी है और बियांका से शादी करना चाहता है, और ये बियांका के घर में घुसने के लिए लीटियो नाम के म्यूज़िक टीचर का भेष बदलता है।
लिटियो नाम के म्यूज़िक टीचर का भेष बदलता है। मतलब ये भी बियांका के इर्द गिर्द रहने के लिए कि उसके नज़दीक रहूँगा तो शायद अपने प्यार में फंसा सकता हूँ, है ना, उसको सिखाऊंगा, तो ये भी डिस्गाइज हो जाता है ना, डिस्गाइज होके यानी कि अपना भेष बदल के ये एक बन जाता है क्या, म्यूज़िक टीचर बन जाता है और नाम रख लेता है लिटियो। ये बन के वो बियांका के घर में रहता है, मतलब सिखाने जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ग्रेमियो, इसका ध्यान रखना, ये ग्रेमियो है, क्या है, ग्रेमियो है। ये जो कैरेक्टर है ना ग्रेमियो, ये भी एल्डरली सूटर ऑफ बियांका, ये भी बियांका से शादी करने का इच्छुक है, मतलब एक ओल्ड, मतलब बूढ़ा है और अमीर आदमी है। ये इटालियन कॉमेडी का क्या है, वेल्दी है, फुली सब बूस्टफुल है। ये इटालियन कॉमेडी का पेंटालून स्टूक कैरेक्टर है फ्रॉम इटालियन कॉमेडी, है ना। ये इटालियन कॉमेडी का पेंटालून मतलब बूढ़ा, मूर्ख बूढ़ा का प्रतीक है। अब प्ले में जो कॉमिक पैदा होता है इसी की वजह से होता है। क्या नाम है, ग्रेमियो, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ट्रेनियो, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ट्रेनियो, ये कौन है, ये लुसेंसियो का सर्वेंट है, बहुत चालाक है ये लुसेंसियो का सर्वेंट, काफ़ी क्लेवर है, लॉयल है, रिसोर्सफुल है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत चालाक है, वफादार नौकर है। जब लुसेंसियो कैम्बियो बन जाता है ना, एक लैटिन टीचर बन के उसके घर में जाता है बियांका के, ठीक है, जब लुसेंसियो कैम्बियो बन जाता है, अच्छा लुसेंसियो जब डिस्गाइज होता है तो कैम्बियो बनता है, एक लैटिन टीचर, और बन के कहाँ जाता है, बियांका के घर में सिखाने के लिए। तो उस समय इसका जो नौकर है ये ट्रेनियो, ये क्या करता है, तो उस समय ट्रेनियो अपने मालिक यानी कि लुसेंसियो का भेष बना लेता है ताकि कहानी को आगे बढ़ सके। तो ट्रेनियो भी डिस्गाइज कर लेता है, तो ट्रेनियो भी डिस्गाइज करके क्या बन जाता है, ये लुसेंसियो बन जाता है, ठीक है, यानी कि अपने मालिक की ही भेष बदल लेता है लुसेंसियो। मतलब गोविंदा की मूवी आप देखे होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा कैसे भेष बदला जाता है, कैसे क्या करना। गोविंदा ही चाचा बन जाता है, चाचा ही गोविंदा है ना, इसे भतीजा कुछ उस तरह। तो यहाँ पे भी वही है, लुसेंसियो जाता है, लड़की का चक्कर है बियांका को पटाने के लिए, वो करने के लिए, तो ये बन जाता है डिस्गाइज होके कैम्बियो, लैटिन टीचर बन जाता है, और मालिक की जगह कौन ले लेता है, इसका नौकर ट्रेनियो बन जाता है लुसेंसियो, ताकि कहानी को आगे बढ़ा सके। आखिर ये लुसेंसियो क्यों बनता है ये तो हम कहानी में समझेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ग्रूमियो, तो ये ध्यान रखना, ये नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ग्रूमियो, अच्छा ऊपर हमने जो पढ़ा था ये ग्रेमियो था, ये ग्रेमियो था, ध्यान रखना है, और ये जो कैरेक्टर है ग्रोमियो है, ठीक है, ग्रोमियो है। तो ये कौन रहता है, ये पिट्रोचियो का सर्वेंट रहता है, पिट्रोचियो का, ठीक है, ध्यान रखना। काफ़ी कॉमिक है, लिटरल माइंडेड है, ठीक है, एंड फार्सिकल ह्यूमर जो आता है प्ले में यही प्रोवाइड करता है ग्रोमियो, ठीक है। बातों को शाब्दिक अर्थों में लेकर ये प्ले में एक फिजिकल कॉमेडी लाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्रिस्टोफर स्लाई, ये हमारे इंडक्शन स्टोरी के क्या है, ये हमारे इंडक्शन स्टोरी के कैरेक्टर हैं, इंडक्शन स्टोरी के क्या है, ये कैरेक्टर है, ध्यान दे रहा है यहाँ पे, हाँ स्टोरी के कैरेक्टर है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्रिस्टोफर स्लाई मेन स्टोरी का ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये इंडक्शन स्टोरी, ये ड्रंकन टिंकर इन द इंडक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। इंडक्शन मतलब क्या होता है, प्रस्तावना, क्या होता है, प्रस्तावना होता है। ये प्रस्तावना यानी कि इंडक्शन का एक शराबी, एक ड्रंकन टिंकर है, एक ड्रंकन कैरेक्टर है, इसे आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाता है। ये सवाल उठाता है कि दिखावा और असलियत में क्या फ़र्क है, ठीक है, काफ़ी फुलिश है, ईजिली डिसीव्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फ्रेम्स द प्ले विद इन प्ले स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर थीम आ गया, कहानी को समझेंगे तब समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें आपको, ओके। कहानी देखिए, कहानी समझेंगे हम टेमिंग ऑफ द श्रू की। सबसे पहले हम ना इंडक्शन स्टोरी को समझेंगे, क्या है ये इंडक्शन स्टोरी, उसके बाद देन मेन प्ले को समझेंगे, मेन स्टोरी को। तो इंडक्शन स्टोरी की जो सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है, वारविकशायर में रखी गई है, और ये वारविकशायर कहाँ है, इंग्लैंड में है। वारविकशायर से कुछ याद आया होगा, शेक्सपियर याद आए होंगे, है ना। तो इंडक्शन स्टोरी को यहीं पर इसकी सेटिंग रखी गई है, ठीक है। इंडक्शन मतलब मैंने बताया प्रस्तावना, और मेन जो स्टोरी है यानी कि मेन जो प्ले है इसको कहाँ रखा गया है, पाडुआ, इटली में पाडुआ, वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फ्रेम नैरेटिव की बात करेंगे। अब फ्रेम नैरेटिव,
अ प्ले परफॉर्म्ड फॉर अ कैरेक्टर। ये इसमें जो है ना इंडक्शन स्टोरी में, इंडक्शन प्ले में सिर्फ एक ही कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसे फ्रेम नैरेटिव भी कहेंगे। सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जिसका नाम है क्रिस्टोफर स्लाई। द प्ले ओपन्स इन द इंग्लिश कंट्री साइड। अ वेल्दी लॉर्ड फाइंड्स अ ड्रंकन टिंकर नेम्ड क्रिस्टोफर स्लाई पास्ड आउट आउटसाइड एन एल हाउस। होता क्या है, प्ले की शुरुआत होती है इंग्लैंड के, यानी ये आपको ना इंडक्शन स्टोरी बता रही हूँ मैं। प्ले की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक गांव से होती है। एक अमीर नवाब, एक अमीर लॉर्ड को शराब खाने के बाहर, एले हाउस मतलब क्या होता है, शराब खाना, शराब खाने के बाहर क्रिस्टोफर स्लाई नाम का एक पियक्कड़ मिलता है, बेहोश मिलता है, एक ड्रंकन मिलता है जो कि बेहोश रहता है। तो क्रिस्टोफर स्लाई वो ड्रंकन है और यही बेहोश रहते हैं। किसे मिलते हैं, एक वेल्दी लॉर्ड को मिलते हैं। अच्छा, रास्ते में मिल गए हैं तो प्रैंक, एज अ जोक द लॉर्ड टेक्स स्लाई टू हिज मैनर, dresses him a rich clothes and convinces him when he wakes up that he is a nobleman who has been in chain for 15 years। होता क्या है कि वो जो वेल्दी लॉर्ड है, वो जो लॉर्ड है ना, वो क्रिस्टोफर स्लाई को उठाकर ले आते हैं, है ना। शराब खाने के ये बाहर पड़ा रहता है तो इसको उठा के मतलब इसके साथ मजाक करने को सोचते हैं वो लॉर्ड, ठीक है। तो वो स्लाई को अपने महल में ले आते हैं और इसको ना शाही कपड़े पहनाते हैं। होश आने पर इसे यकीन दिलाते हैं कि तुम वास्तव में बहुत बड़े लॉर्ड हो। ये जब होश में आता है ना तो इसको यकीन दिलाते हैं कि तुम वास्तव में बहुत बड़े लॉर्ड हो, बहुत बड़े नवाब हो, जो पिछले 15 सालों से पागलपन का शिकार था। ऐसा इसको यकीन दिलाते हैं क्रिस्टोफर स्लाई को। कौन, ये वेल्दी लॉर्ड, इसके जो सर्वेंट वगैरह हैं सब। फिर क्या होता है, द प्ले to entertain the newly awakened Lord Sly, a troupe of traveling actors perform a comedy for him, The Taming of the Shrew। अब प्ले विद इन प्ले में जो प्ले है उसका नाम है द टेमिंग ऑफ द श्रू। स्लाई वॉचेस द फर्स्ट सीन एंड देन फॉल्स asleep, effectively disappearing from शेक्सपियर टेक्स्ट। देखिए फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर क्या होता है, इस नए नवाब को यानी कि इस स्लाई को, इस नए नवाब को क्या किया जाता है, इस नए नवाब के लिए यानी कि क्रिस्टोफर स्लाई के लिए इंटरटेन के लिए कुछ घुमंतु कलाकार होते हैं, कुछ ट्रैवलिंग एक्टर्स, और एक मतलब ये कुछ ट्रैवलिंग एक्टर्स क्या करते हैं, एक कॉमेडी परफॉर्म करते हैं इसके इंटरटेन के लिए। किसके, इसी के, क्रिस्टोफर स्लाई के, है ना, जिसका नाम क्या रहता है। तो ये लोग जो ट्रैवलिंग एक्टर्स हैं ना, ये लोग एक कॉमेडी परफॉर्म करते हैं। इसी कॉमेडी का नाम क्या रहता है, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ठीक है, ये ध्यान रखना है, द टेमिंग ऑफ द श्रू रहता है, ठीक है। तो स्लाई जो है ना इस प्ले का ना पहला सीन देखता है और फिर सो जाता है, जिसके बाद ये शेक्सपियर के इस प्ले से पूरी तरह गायब हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ऐसी थी ये इंडक्शन स्टोरी, समझ में आया। तो बस एक ही कैरेक्टर है, ध्यान रखना, क्रिस्टोफर स्लाई। पूछ लिया जाएगा कि अरे टेमिंग ऑफ द श्रू में इंडक्शन में कैरेक्टर किसने निभाया है, तो क्रिस्टोफर स्लाई ने इंडक्शन स्टोरी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो ट्रैवलिंग एक्टर्स हैं इन्होंने एक कॉमेडी परफॉर्म किया था इसके लिए, स्लाई के लिए। स्लाई के साथ मजाक करता है वो वेल्दी लॉर्ड, चलो इसके साथ मजाक किया जाएगा, इसको बताया जाएगा तुम लॉर्ड थे, 15 साल से तुम पागलपन के शिकार थे, अब तुम लॉर्ड हो, अब तुम अपने सही जगह पर आ गए हो, तुम्हारे लिए एक इंटरटेनमेंट, एक कॉमेडी, तुम्हारे लिए एक इंटरटेनमेंट किया जाएगा। तब ये ट्रैवलिंग एक्टर्स को बुलाया जाता है, कॉमेडी ये लोग इसी स्लाई के लिए क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उस कॉमेडी का नाम रहता है द टेमिंग ऑफ द श्रू, जो हम पढ़ने वाले हमारी मेन स्टोरी है। आ जाइए यहाँ पे एक्ट 1 से हम पढ़ते हैं। देखिए कहानी स्टार्ट होती है इन द इटालियन सिटी ऑफ पाडुआ। वेल्दी बैप्टिस्टा मिनोला हैज़ 2 daughters, द फियर्स एग्रेसिव कैथरीना केट एंड द स्वीट पॉपुलर बियांका। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कहाँ एक्ट 1 की शुरुआत होती है, पाडुआ से ही कहानी स्टार्ट होती है। पाडुआ नाम जगह है इटली में, वहाँ से स्टार्ट होती है। तो प्ले की शुरुआत ध्यान रखना, यानी कि ये जो मेन प्ले है इसकी बात कर रही हूँ। इस प्ले की शुरुआत इटली के पाडुआ शहर में होती है। तो पाडुआ शहर में बैप्टिस्टा मिलोना नाम का एक अमीर आदमी है। कौन, बैप्टिस्टा मिनोला नाम का एक अमीर आदमी है। इसकी 2 बेटियां हैं और एक का नाम है कैथरीना, जो बहुत फियर्स है, बहुत एग्रेसिव है कैथरीना जो है, ठीक है। एक बड़ी बेटी रहती है ये कैथरीना, इसको केट भी बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी गुस्सैल है, काफ़ी गुस्सैल रहती है, काफ़ी गुस्सैल वाली स्वभाव की है और लड़ाकू है।
और जो छोटी बेटी है काफ़ी स्वीट है ना, बहुत स्वीट है, सबकी चहेती है बियांका, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, द डिक्री बैप्टिस्टा डिक्लेयर दैट नन ऑफ बियांका मेनी सूटर्स कैन मैरी हर अंटिल द श्रू विच कैथरीना इज मैरिड ऑफ फर्स्ट। देखिए स्टोरी क्या होती है इसमें, जो कैथरीना है और बियांका दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। बियांका की शादी करने के लिए तो बहुत रिश्ते आते हैं, बट कैथरीना बड़ी रहती है, कैथरीना से शादी करने के कोई मतलब आते हैं रिश्ते, लेकिन कैथरीना की वजह से कट जाते हैं। कैथरीना बहुत ज़्यादा गुस्सैल, बहुत लड़ाकू, बहुत झगड़ालू टाइप की औरत है, लड़की है, इस वजह से इससे कोई शादी नहीं करता। अब यहाँ पे जो बैप्टिस्टा है ना, ये बहुत परेशान है। ये सोचते हैं कि मेरी छोटी बेटी के लिए तो रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाएगी मैं छोटी बेटी की भी शादी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बैप्टिस्टा क्या करता है, एक घोषणा करता है कि बियांका से कोई तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक इस लड़ाकू कैथरीना की शादी पहले ना हो जाए। ठीक है, इस तरह ये घोषणा अनाउंस कर देता है कौन, बैप्टिस्टा। अच्छा आगे देखेंगे, द सूटर्स प्लॉट बियांका सूटर्स ग्रेमियो एन ओल्ड मैन एंड हॉर्टेंसियो agree to work together to find the husband for Kate. Meanwhile, a young student named Lucencio arrives from Pisa, falls in love with Bianca at first sight and decided to disguise himself as a tutor to bypass Baptista rule. फिर क्या होता है, मैंने बताया था बियांका के तीन सूटर्स हैं। एक तो ये है ग्रेमियो है, जो कि एक एक ओल्ड मैन है, रिच ओल्ड मैन है, ये भी शादी करना चाहता है बियांका से। एक है हॉर्टेंसियो है, ये पेट्रुचियो का दोस्त है। हॉर्टेंसियो भी शादी करना चाहता है, किससे, बियांका से। और एक है ल्यूसेंसियो, ये भी बियांका से शादी करना चाहता है। तो होता क्या है इसमें, कहानी समझिएगा। ठीक है, अब ये तीनों, ये हॉर्टेंसियो और ग्रेमियो तो पहले ही ये बियांका के सूटर होते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं। लुसेंसियो नाम का एक यंग स्टूडेंट होता है, ये इसी बीच कहाँ से आता है, पीसा से। ये पीसा का स्टूडेंट होता है, मतलब वहाँ पे ये पढ़ाई करता है पीसा में। तो ये भी पहुंचता है, और जैसे ही ये बियांका को फर्स्ट टाइम देखता है ना, तो इसको प्यार हो जाता है बियांका से। तो ये भी डिसाइड करता है कि मैं बियांका से शादी करूंगा। अच्छा, इसी बीच में ये बैप्टिस्टा क्या कर देता है कि भाई बियांका की शादी तब तक नहीं होगी जब तक कैथरीना की शादी नहीं हो जाएगी, क्योंकि कैथरीना बड़ी बहन है, बड़ी बेटी है। तब ये लोग अब सोचते हैं, सूटर्स जो हैं, तो ये प्लॉट करते हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, कि अब दूल्हा कहाँ से ढूंढे उसके लिए, कैथरीना के लिए। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो ढूंढते हैं, ग्रेमियो और हॉर्टेंसियो, ये दोनों तो ढूंढते हैं किसके लिए, कैथरीना के लिए हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। लेकिन ल्यूसेंसियो जो है, इसको बियांका को फर्स्ट टाइम देखता है, प्यार कर बैठता है, लेकिन इसको पता है कि बाप ने क्या कहा है, बैप्टिस्टा का क्या रूल है, बैप्टिस्टा का क्या नियम है। उसने कहा कि जब तक बड़ी बेटी की शादी होने तब तक बियांका की शादी नहीं हो सकती। तब ये सोचता है कि ऐसे तो मुझे बियांका के पास रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बियांका की इर्द गिर्द रहने के लिए, मैं अंदर जा नहीं सकता। तो ये जो लुसेंसियो है, ये अपने आप को डिस्गाइज करके ट्यूटर बन जाता है, और कौन सा, लैटिन ट्यूटर बनता है। ठीक है, लैटिन टीचर बन जाता है ये। ठीक है, तो पिता के रूल से बचने के लिए ये एक ट्यूटर का भेष बनाने का फैसला करता है। फिर क्या होता है, एक्ट सेकंड में कहानी पहुंच गई है, अराइवल ऑफ द टेमर। फिर द मर्शिनरी शूटर हॉर्टेंसियो फ्रेंड पेट्रुचियो अराइव्स फ्रॉम वेरोना। ही लाउडली डिक्लेयर्स ही हैज़ कम टू वाइव इट वेल्थली इन पाडुआ। ही डजंट केयर अबाउट केट्स बैड टेम्पर एज लॉन्ग एज सी हैज़ अ रिच डाउरी। होता क्या है यहाँ, ठीक है, फिर क्या होता है, ये लोग ढूंढते हैं, तो तभी इसका नाम ही हॉर्टेंसियो का फ्रेंड पेट्रुचियो आता है वेरोना शहर से, कहाँ पे, पाडुआ में आता है। ठीक है, इसका ये मोटो रहता है पेट्रुचियो का, ये वेरोना शहर आता है, ये खुलेआम कहता है कि मैं पाडुआ में सिर्फ किसी अमीर लड़की से शादी करने आया हूँ, है ना। ये पेट्रुचियो कहता है कि मैं पाडुआ में, वेरोना से पाडुआ इसलिए आया हूँ, किसी अमीर लड़की से शादी करूँगा और मैं अमीर बनूँगा। ठीक है, तब इसको ना हॉर्टेंसियो पेट्रुचियो के बारे में मतलब हॉर्टेंसियो जो है वो पेट्रुचियो को कैथरीना के बारे में बताता है, सब कुछ बताता है कि वो बहुत गुस्सैल है, वो बहुत लड़ाकू टाइप की है। तो ये कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसी है, उसका बुरा बर्ताव से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते मुझे क्या चाहिए, डावरी चाहिए अच्छे खासे, है ना, दहेज चाहिए, बाकी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो किस टाइप की है, क्या है, कुछ नहीं है, बस मुझे अमीर लड़की से शादी करने में आया हूँ और मैं करूँगा। ठीक है, ये राज़ी हो गया।
फिर क्या होता है, द बैटल ऑफ विट्स, पेट्रिचियो मीट्स केट डिस्पाइट हर हिटिंग हिम एंड इंसल्टिंग हिम, ही काउंटर्स एवरी इंसल्ट विद अ पन एंड फास्टली अनाउंसेस टू बैप्टिस्टा दैट केट हैज़ हैप्पीली एग्रीड टू मैरी हिम ऑन संडे। फिर पेट्रिचियो ना यहाँ पे बताता है ये आके उसके बाप से, मतलब ये हॉर्टेंसियो बताता है कि हाँ एक लड़का है, तो फिर मतलब यहाँ पे पेट्रिचियो क्या करता है, कैथरीना से मिलने की कोशिश करता है, ठीक है मतलब मिलता है पेट्रिचियो यहाँ पे कैथरीना से मिलता है, और जैसे कैथरीना से मिलता है तो कैथरीना की वही आदत है गाली गलौज देने का, मारने का, पीटने का। तो कैथरीना क्या करती है, पेट्रिचियो को गालियाँ देती है, मारती भी है, लेकिन पेट्रिचियो उसकी हर गाली का मजाक में जवाब देता है, ठीक है। ये मुलाकात के बाद वो बाहर आता है और कैथरीना के जो फादर हैं बैप्टिस्टा से झूठ बोल देता है कि कैथरीना ने खुशी खुशी रविवार को यानी कि संडे को उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी है, ठीक है। ऐसा ये आके कैथरीना के फादर को बताता है, कौन, पेट्रिचियो। हालांकि ऐसा करती नहीं है, लेकिन ये आके झूठ बोलता है कि कैथरीना ने खुशी खुशी संडे को मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अब ये सुनकर फादर जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मान तो गई। द क्योटिक वेडिंग, फिर क्या होता है, द ट्यूटर, द सब प्लॉट थिकन्स, लुसेंसियो इज नाउ डिस्गाइज एज अ लैटिन ट्यूटर कैम्बियो एंड हॉर्टेंसियो इज डिस्गाइज एज अ म्यूजिक ट्यूटर लीटियो, both secretly वो बियांका। लुसेंसियो सर्वेंट ट्रेनियो डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ लुसेंसियो टू नेगोशिएट द डाउरी विद बैप्टिस्टा। ध्यान रखना यहाँ पे किसने किसको क्या डिस्गाइज किया है, क्या रूप लिया है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हम एक्ट 3 में पहुँच गए हैं, कहानी यहाँ पे उलझती है ना। लुसेंसियो जो है वो बियांका से प्यार कर बैठा है, बियांका के पास रहना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, लैटिन लैंग्वेज का टीचर बन जाता है और नाम क्या रख लेता है, कैम्बियो। और बैप्टिस्टा के घर में आता है क्या सिखाने के लिए, लैटिन, है ना, लैटिन आके सिखाता है, ठीक है, लैटिन आके सिखाता है किसे, बियांका, ताकि वो बियांका के पास रहे, उसे उसके आसपास उसके इर्द गिर्द रहे, अपने प्यार का एहसास दिला दे, है ना। ये करता है कौन, लुसेंसियो करता है। फिर हॉर्टेंसियो भी सेम यही काम करता है, उसको भी बियांका को वो करना है, किसी तरह पटाना है, तो वो भी क्या करता है, वो भी डिस्गाइज हो जाता है, वो भी एक म्यूज़िक ट्यूटर बन जाता है ना, म्यूज़िक ट्यूटर बन जाता है। नाम क्या रखता है, लिटियो। तो दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे बियांका को छुप छुप कर बियांका को लुभाते हैं, मतलब उसको पटाने की कोशिश करते हैं दोनों, लेकिन दोनों में जीतता कौन है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, लुसेंसियो का जो नौकर है ट्रेनियो, जब लुसेंसियो बन जाता है, कैम्बियो बन जाता है, तो ट्रेनियो जो है यानी कि लुसेंसियो का जो सर्वेंट है ट्रेनियो, ये लुसेंसियो बन जाता है, ठीक है, ये डिस्गाइज कर लेता है, लुसेंसियो बन जाता है, ठीक है। और ताकि ये क्यों बनता है, ताकि ये बैप्टिस्टा से यानी कि कैथरीना के फादर से जाके दहेज की सौदेबाजी कर सके, निगोशिएट कर सके, दहेज के बारे में कितना दहेज देना है, कितना क्या करना है, ये बात कर सके लुसेंसियो बन के। तो ये ट्रेनियो बन जाता है, लुसेंसियो का सर्वेंट लुसेंसियो बन जाता है, लुसेंसियो बन जाता है कैम्बियो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, अल्टर ऑन संडे पेट्रिचियो अराइव लेट, यानी कि जिस दिन शादी है, ठीक है, शादी का दिन आ जाता है। ऑन संडे पेट्रिचियो अराइव्स लेट ड्रेस्ड इन रिडिकुलस मिसमैच क्लॉथ्स राइडिंग अ डिजीज horse. He swears at the priest, drinks the communion wine and forces Kate to leave immediately for his country house, skipping their own wedding feast. फिर क्या होता है, जिस दिन शादी यानी कि शादी वाला दिन, शादी का दिन संडे को पेट्रिचियो शादी में बहुत देर से आता है ना, मतलब शादी में बहुत देर से आता है। उसने बहुत ही, जैसे आता है ना, बहुत ही अजीब बेमेल कपड़े पहने होते हैं और वो एक बीमार घोड़े पर आता है। सब लोग देखते हैं कि क्या हो गया इसको, और वो पादरी को गालियाँ भी देता है, यानी कि चर्च में जो पादरी शादी करवाता है उसको भी गालियाँ देता है, चर्च की वाइन पी जाता है, शादी की दावत खाए बिना ही वो कैथरीना को ज़बरदस्ती अपने साथ गांव ले चला जाता है, ठीक है, गांव ले जाता है। फिर क्या होता है, एक्ट 4 में पहुंच गए, टेमिंग स्कूल। अब ये ले आया अपने घर, किसको, कैथरीना को। शादी करके शादी का खाना वाना नहीं खाता है, सीधा उठाता है कैथरीना को, घसीटते, कैथरीना आना नहीं चाहती लेकिन उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए लेके आता है, ठीक है। तो वहाँ का शादी का खाना वाना नहीं खाता है अपने ससुराल का, ठीक है, शादी करके तुरंत इसको ऐसे, मतलब ऐसी सिचुएशन में लेके चला आता है। अब ये ले आया है कहाँ पे, अपने घर पे। स्ट्रेटजी, एट हिज हाउस इन द कंट्री पेट्रिचियो बिगिंस हिज टेमिंग। ही क्लेम्स टू लव केट सो मच दैट नो फूड इज कुक्ड परफेक्टली एनफ फॉर हर एंड नो बेड इज सॉफ्ट एनफ। ही इफेक्टिवली स्टार्व्स हर एंड डिप्राइव्स हर ऑफ स्लीप अंडर द गाइज ऑफ एक्सट्रीम केयर, किलिंग अ वाइफ विथ काइंडनेस।
फिर जब यहाँ पे ले आता है ना, समझ लो यहाँ पे ये इसे सुधार रहा है, अपने घर ले आता है। तो गांव के घर पहुंचकर, यानी कि ये कहाँ पहुंच जाता है, पाडुआ में। ठीक है, अब पाडुआ, ये पाडुआ के मतलब इटली के पाडुआ में अपने घर पे पहुंच जाता है। तो गांव के घर पहुंचकर पेट्रुचियो कैथरीना को सुधारना यहीं से शुरू करता है। वो बहुत शुरू रहती है, बहुत झगड़ालू रहती है ना, तो उसको सुधारना शुरू करता है। अब वो बहाना बनाता है, वो कैथरीना से इतना प्यार करता है कि उसके लिए कोई भी खाना या बिस्तर परफेक्ट नहीं है। मतलब वो खाना खाने भी बैठती है तो खाना उसके आगे से छीन लेता है, ये खाना तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, तुम तो रानी हो, महारानी हो, ये खाना तुम्हारे लिए सही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार कर, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो। तो खाना भी ले लेगा, बिस्तर पे, बेड पे सोने जाएगी तो बिस्तर पे भी नहीं सोने देता है उसको। मतलब मारना तो प्यार से मारना है ना, इस तरह का ये करता था पेट्रुचियो इसके साथ। बिस्तर पे सोने जाए तो बिस्तर पे, अब तुम यहाँ कैसे सो सकती है, ये बिस्तर तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, यहाँ मत सो, कुछ इस तरह है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा दिखावा करता था कि बहुत ज़्यादा देखभाल, लेकिन देखभाल के नाम पर कैथरीना को वो भूखा रखता था, सोने नहीं देता था। इसे कहते थे किलिंग अ वाइफ विथ काइंडनेस, प्यार से मारना कहते हैं, मारो लेकिन प्यार से, इसी तरह। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री केट स्पिरिट ब्रेक्स ऑन द जर्नी बैक टू पाडुआ। पेट्रुचियो पॉइंट्स टू द सन एंड कॉल्स इट टू द मून। ही रिफ्यूजेस टू कंटिन्यू ट्रैवलिंग अंटिल केट एग्री विद हिम। शी फाइनली सबमिट, एग्रीइंग दैट वॉट एवर ही सेज ही इज ट्रू। फिर इसी बीच क्या होता है, ये बेचारी इतना ज़्यादा थक जाती है ना, बहुत भूखी, खाना खाने नहीं दे रहा है, सोने नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, मतलब प्यार से मार रहा है। ये कुछ बोल भी नहीं पा रही, चिल्ला भी नहीं पा रही है, भड़क भी नहीं पा रही है, मार भी नहीं पा रही है, उसको प्यार से मार रहा है। तो भूखी और थकी हुई जो कैथरीना है ना, आखिरकार हार मान लेती है। एक बार ये खाना मांग, ठीक है, बहुत हार मान लेती है। खाना मांगती हुई तो उसका जो नौकर है वो खाना देता भी है, तब भी ये खाना छीन लेता है उसके सामने से। मतलब खाना कि तुम कैसे खाना खाओगी, ये खाना तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, नहीं खा पाओगी, तो इस तरह। तो कहती नहीं परफेक्ट है, मैं खाना खा लूँगी, प्लीज़ मुझे दो खाने के लिए परफेक्ट। तो कहता अच्छा ठीक है, एक बात बोलो, मतलब दिन रहता है ना, ये बात वो कहता है कि, फिर वो कहता है ना पेट्रुचियो, दिन के समय ही चमकते सूरज की ओर इशारा करके कहता है कि उसे चाँद कहता वो चाँद है ना, तो ये कहती है हाँ चाँद, मतलब उसके हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना कर कि हाँ रात है, तो वो कहता है ये दिन है ना, तो हाँ वो कहती है हाँ दिन, मतलब यहाँ तक उसको सुधार देता है ना, वो जिद पकड़। फिर यहाँ पे फिर वो लेके जाता है। फिर क्या होता है यहाँ पे, मतलब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि वो कहता है दिन है तो वो दिन, अगर वो कहता है दिन तो वो दिन ही बोलती है, अगर रात को वो दिन बोल दे तो वो कहती है हाँ ठीक है, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाना, इस तरह उसको टेम कर देता है। फिर इसी बीच क्या होता है, अच्छा ये एलोपमेंट नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी बहन है ना, उसकी जो बहन रहती है बियांका, फिर यहाँ पे बियांका की शादी भी चल रही है ना, कि बियांका की शादी आखिर किससे होगी। तो बियांका की शादी लुसेंसियो, मतलब जो लुसेंसियो है वो बन जाता है लैटिन ट्यूटर, और बियांका को अपने प्यार में फंसा लेता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है, एलोप नहीं करते हैं। बियांका क्या है ना, बियांका को अपने प्यार में फंसा लेता है कौन, लुसेंसियो। और जब प्यार में फंसा लेता है लुसेंसियो इसको, तो इसके पीछे तो हॉर्टेंसियो भी रहता है ना, ग्रेमियो भी रहता है, लेकिन बियांका भी इससे प्यार करने लग जाती है लुसेंसियो से। तो फादर के सामने, बैप्टिस्टा के सामने ये रखा जाता है कि शादी करने के लिए, ठीक है, बैप्टिस्टा के सामने। लेकिन अब यहाँ पे बैप्टिस्टा का एक ये कंडीशन है, एक शर्त है कि लुसेंसियो और बियांका की शादी तभी होगी जब लुसेंसियो के फादर आएंगे। मैं इनके फादर से मिलना चाहता हूँ कि वाकई में लुसेंसियो का फादर क्या है, उसके भाई उसकी फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे लुसेंसियो का तो फादर, वो अपने फादर को बताया नहीं है, तो यहाँ पे ये पड़ जाता है उसमें, मतलब सोच में पड़ जाता है मैं क्या करूँ, कहाँ से फादर लाऊँ। ठीक है, तो फिर ये ना क्या करता है, किसी एक पादरी को ही फादर बना के ले आता है शादी में, शादी वाले दिन, जिस दिन शादी की, पादरी को पहले लाके बैप्टिस्टा से मिलाता है। ठीक है, शादी वाले दिन ही फादर को, मतलब एक पादरी को अपना फादर बना के लाके बैप्टिस्टा से मिलाता है। तो बैप्टिस्टा मिलता तो है, लेकिन उतना वो कहते हैं ना कि संतुष्ट नहीं होता है। देन उसके बाद ये मान जाता है ठीक है फादर हैं, आ गए हैं, सब फैमिली बैकग्राउंड उन्होंने देख लेता है। उसके बाद बियांका और लुसेंसियो की शादी का दिन रख देते हैं। ठीक है, उसी शादी में ये दोनों भी आते हैं। तो जिस दिन शादी रहती है बियांका और लुसेंसियो की, उसी शादी में ये लोग भी आते हैं, कैथरीना और पेट्रुचियो दोनों आते हैं। तो रास्ते में जैसे ये दोनों आते हैं ना, तो रास्ते में ये बहुत परेशान करता है, पेट्रुचियो कैथरीना को बहुत परेशान करता है। मतलब इन दोनों की शादी में ये दोनों आते हैं तो रास्ते में बहुत परेशान करता है। तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रहता है ना, तो उसको भी ये कहता है, कौन, पेट्रुचियो। ठीक है, एक सेकेंड ना,
पेट्रोचियो कैथरीना रास्ते में आते हैं, ठीक है, ये दोनों आते हैं इन दोनों की शादी में। तो रास्ते में एक ओल्ड मैन मिलता है, तो ये कहता है पेट्रोचियो ये ओल्ड मैन नहीं है, कितनी खूबसूरत लड़की है। तो केट कहती है हाँ ये खूबसूरत लड़की थोड़ी ना, ये तो बूढ़ा आदमी है। तो ये कहता नहीं कितनी खूबसूरत लड़की, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। अब इसकी बात में मैंने कहा ना इसकी हाँ में हाँ मिलाना तो कैथरीना भी कहती है हाँ हाँ बहुत सुंदर लड़की है ओल्ड मैन को। तो ऐसे रास्ते में ये परेशान करते चलता है। फिर ये जो ओल्ड मैन है ना यही लुसेंसियो का असली फादर रहता है, यही लुसेंसियो का असली फादर रहता है, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों जब पहुंचते हैं तो ये इन्हीं की गाड़ी में बैठकर इनकी शादी में आता है। ये जो लुसेंसियो का असली फादर है ये इन्हीं की शादी में बैठ के आता है इन दोनों। जब ये लोग शादी में पहुंचते हैं ना तो यहाँ पे जो लुसेंसियो का फादर है, जो असली वाला फादर है, और जो नकली वाला फादर, दोनों उस शादी में रहते हैं। तो लुसेंसियो को जो असली फादर है वो देखता है कि मेरे ही शकल का कौन है ये, मैं असली हूँ, मतलब नाम आई थिंक मुझे नाम इसमें नाम है नहीं। तो इसका जो फादर है ना असली फादर वो कहता है मैं असली फादर हूँ। तो इसका जो नकली फादर है जिसको ये नकली फादर बना के लाया था वो कहता है मैं असली फादर हूँ। यहीं पे फिर फाइट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और इवन यहाँ तक सिचुएशन आ जाती है कि ये जो असली फादर है लुसेंसियो का इनको जेल जाना पड़ता है, जाने मतलब जेल, पुलिस को बुलाया जाता है जेल जाने के लिए। लेकिन तभी लुसेंसियो आता है, बता देता है कि हाँ ये मेरे असली फादर हैं। यहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। खैर मुझे इतना बताना था, ठीक है। बायंका और लुसेंसियो की यहाँ पे शादी हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फाइनल एक्ट में पहुँच गए हैं। फाइनल एक्ट में क्या होता है, ठीक है, फाइनल एक्ट में हम लोग पहुँच गए हैं। ऑल थ्री न्यूली वेड कपल्स। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताना था कि जब बायंका से लुसेंसियो की शादी तो हॉर्टेंसियो का क्या हुआ, हॉर्टेंसियो का क्या हुआ। तो हॉर्टेंसियो का याद रखना, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने कट कर दिया है, ये पॉइंट याद रखना। हॉर्टेंसियो गिव्स अप नो बायंका एंड मैरिज अ वेल्दी विडो वुमेन। तो हॉर्टेंसियो क्या करता है इस बीच, हॉर्टेंसियो इसकी तो शादी इससे हो जाती है, लुसेंसियो की बायंका से शादी हो जाती है। हॉर्टेंसियो क्या करता है, जब देखता है कि निराश हो जाता है कि बायंका से शादी उसकी हो गई है, तो ये क्या करता है एक अमीर विधवा से शादी कर लेता है। कौन, हॉर्टेंसियो। तो यहाँ पे कितना जोड़ा बना, पेट्रोचियो और कैथरीन का, बायंका और लुसेंसियो का, और हॉर्टेंसियो का, और वो वेल्दी विडो का। तो 3 शादियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऑल थ्री न्यूली वेड कपल्स पेट्रोचियो केट, लुसेंसियो एंड बायंका, हॉर्टेंसियो एंड विडो गैदर फॉर अ फीस्ट एट लुसेंसियो होम। फिर क्या होता है, तीनों शादी जोड़ा, शादी के बाद तीनों नए जोड़े पेट्रोचियो, कैथरीना, लुसेंसियो, बियांका, हॉर्टेंसियो विधवा। तो लुसेंसियो के घर दावत के लिए, तो ये तीनों ना दावत के लिए इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे, लुसेंसियो के घर पे ही होते हैं दावत के लिए, तीनों जोड़ा आता है। फिर क्या होता है, द मेन आर्ग्यू ओवर हुज वाइफ इज द मोस्ट ओबीडियंट, दे वेगर 100 क्राउन्स, दे सेंड फॉर देयर वाइफ्स वन बाय वन। फिर इसी तीनों पतियाँ, मतलब तीनों पतियों के बीच में बहस छिड़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। ये तीनों जोड़ा पहुँचता है इसके लुसेंसियो के घर पे, फीस्ट पर पहुँचता है, दावत पर। और वहाँ पे जो तीनों पत्नियाँ हैं वो बिज़ी रहती हैं, तीनों पतियाँ आपस में मतलब बैठे रहते हैं। तो ये लोग जो तीनों हस्बैंड हैं ना, उनके बीच ना एक बहस छिड़ जाती है कि किसकी पत्नी सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है, ठीक है। अगर मतलब शर्त लगाते हैं कि अगर वो अपनी अपनी पत्नियों को बुलावा भेजेंगे, जिसकी पत्नी तुरंत आ जाएगी समझो वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, एक बुलावे पे पहुंच जाएगी समझ लो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, तो उसको 100 क्राउन्स मिलेंगे। तो ये लोग बेट लगाते हैं। फिर क्या होता है, बियांका एंड द विडो रिफ्यूजेस टू कम, मेकिंग एक्सक्यूजेज, ओनली कैथरीना कम्स इमीजिएटली। अ पेट्रोचियो कमांड, सी डिलीवर्स अ लॉन्ग फेमस लेक्चरिंग द अदर वुमेन ऑन द ड्यूटीज ऑफ द सबमिसिव वाइफ, विनिंग द बेट ऑफ पेट्रोचियो एंड शॉकिंग द इंटायर रूम। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये लोग बुलाने किसी को भेजते हैं कि जाके बुला लाओ तीनों को। तो तीनों पत्नियाँ तो नहीं आती, बियांका और विडो तो आने से मना कर देती हैं, ये कहकर कि हम बिजी हैं, ठीक है। लेकिन जो कैथरीना है, सिर्फ कैथरीना ही आती है, ठीक है। बियांका और जो विडो है वो आने से मना कर देती हैं, बहाने बनाती हैं कि हम बिजी हैं। लेकिन जो सबको हैरान करते हुए जो गुस्सैल कैथरीना थी वो तुरंत हाजिर हो जाती है वहाँ पे, एक बुलावे पे ही पहुँच जाती है। तो वहाँ पे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये लोग ना शॉक हो जाते हैं कि वाकई में कैथरीना कितना सुधर गई है, एक बुलावे पे ही पहुँच गई है ना। तो फिर पेट्रोचियो के कहने पर वो बाकी औरतों को ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी पत्नी के कर्तव्य पर एक लॉन्ग स्पीच देती है। पेट्रोचियो बताता है कि बताओ इन सबको कि एक आज्ञाकारी पत्नी कैसे होती है। तब वहाँ पे ये जो कैथरीना है
वहाँ पे एक लॉन्ग स्पीच देती है बाकी लोग को भी, मतलब बियांका और जो विडो है सबके सामने एक लॉन्ग स्पीच देती है। ये कहता है कौन, पेट्रोचियो, कि एक बताओ इनको कि पत्नियां कैसी होनी चाहिए। तब यहाँ पे कैथरीना एक लंबी स्पीच देती है। अब वो स्पीच रहता है ना कि दाई हस्बैंड इज़ दाई लॉर्ड, वाली स्पीच रहती है। तो ये थी कहानी, ठीक है, ये समझ लेना है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे गलत दे दिया था, एलोपमेंट नहीं होता है, यहाँ पे मैंने स्टोरी आपको समझा दिया है। बाकी अब हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा थीम देख लेते हैं। लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखना है, लास्ट में ये स्पीच देता है, स्पीच देती है, एक चीज़ ध्यान रखना है, लास्ट में ये स्पीच देती है, ठीक है। पेट्रोचियो के कहने पर वो स्पीच देती है, बाकी औरतों को आज्ञाकारी पत्नी के कर्तव्य पर एक स्पीच देती है। पेट्रोचियो जो है वो शर्त जीत जाता है और उसको 100 क्राउन्स मिल जाते हैं। फिर दोनों चले जाते हैं सोने के लिए। ये था, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीम को समझेंगे। इसकी थीम क्या है, ये रही, ओके। थीम अगर हम समझेंगे, मैरिज एंड पेट्रार्की एक्सप्लोर्स मैरिज एज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नेगोशिएटेड बाय फादर्स एंड सूटर्स कॉन्ट्रास्टेड विद द रियलिटी ऑफ लिविंग टुगेदर, है ना। तो इसमें जो बात करेंगे थीम्स की ना, इसमें जो थीम्स हैं ये प्ले दिखाता है कि उस समय शादियाँ पिताओं और दूल्हों के बीच पैसों का एक सौदा हुआ करती थी, है ना। जैसे वो उसका जो नौकर है वो बन के आया लुसेंसियो क्या करने के लिए, डाउरी की बात करने के लिए। तो दिखाता उस समय की शादियाँ जो फादर्स थे, जो दूल्हा थे, उनके बीच पैसों का एक सौदा हुआ करता था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ करता था। जेंडर रोल्स एंड पावर डायनेमिक्स, ये क्या है, तो इसमें ध्यान रखना शादी में असली ताकत किसके पास है। ये प्ले पुरुषों के फिजिकल और सामाजिक ताकत की तुलना महिलाओं के फिजिकली और मतलब मानसिक और मनोवैज्ञानिक विरोध से करता है ना। appearance वर्सेस रियलिटी, ऑलमोस्ट एवरीवन इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, है ना। इस प्ले का लगभग हर कोई किसी और का भेष बनाए हुए है। नौकर अपने मालिक के रूप धारण करता है, मालिक टीचर बन जाते हैं और एक सड़क का शराबी भिखारी खुद को नवाब समझने लगता है ना। इस तरह लव वर्सेस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो पेट्रोचियो खुलेआम मानता है कि वो पाडुआ सिर्फ अमीर लड़की से शादी करने आया है, यही ना। जबकि लुसेंसियो को बियांका से पहली नज़र में ही रोमांटिक वाला प्यार हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी, जिस तरह जस्ट एज सलाई इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉर्ड बाय हिज एनवायरनमेंट, केट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ओबीडियंट वाइफ थ्रू साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। तो जिस तरह से माहौल बदलकर सलाई की पहचान को एक लॉर्ड में बदल दिया जाता है, ठीक उसी तरह पेट्रोचियो दिमागी खेल खेल कर कैथरीना को एक ओबीडियंट पत्नी में बदल देता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसको देख लेते हैं, हाई एल्ड रिवीजन, ओके। यहाँ पे देखेंगे अनरिजॉल्व फ्रेम, अ क्लासिक एमसीक्यू स्ट्राइप। क्रिस्टोफर सलाई अपीयर्स इन द इंडक्शन एंड ब्रीफली इन एक्ट 1 बट नेवर रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द प्ले इन द फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अनरिजॉल्व फ्रेम मतलब अधूरी फ्रेम कहानी। ये एग्ज़ाम का क्लासिक एक ट्रैप है। क्या ट्रैप है कि क्रिस्टोफर सलाई शुरुआत में आता है लेकिन शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के लास्ट में वो वापस कभी नहीं आता, कहानी अधूरी छूट जाती है। मतलब इंडक्शन वाली स्टोरी तो वो अधूरी ही है ना, वो गायब हो जाता है अचानक से। डिस्गाइज ट्रैप, यू मस्ट मेमोराइज द फेक नेम्स। लुसेंसियो जब लैटिन टीचर बनता है तो वो कैम्बियो बनता है, हॉर्टेंसियो जब म्यूज़िक टीचर बनता है तो वो लीटियो बनता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, उसका जो नौकर था लुसेंसियो का, वो उस समय लुसेंसियो बन जाता है। द सोर्स, मेन प्लॉट इज़ फ्रॉम फोकलोर बट द बायंका सब प्लॉट इज डायरेक्टली अडेप्टेड फ्रॉम जॉर्ज गैस्कोगिनो सपोजेस, ठीक है। इसका सोर्स है मेन कहानी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो मुख्य कहानी है वो फोकलोर से ली गई है, यानी कि कैथरीना और पेट्रोचियो की जो स्टोरी है, मुख्य कहानी वही हो गया ना, वो वहाँ से ली गई है। लेकिन बायंका वाली जो कहानी चल रही थी सब प्लॉट, वो सीधे जॉर्ज गैस्कोगिनो की, ठीक है, गैस्कोगिनो की सपोजेस से ली गई है। सिटी ओरिजिन, रिमेंबर दी जियोग्राफी फॉर मैचिंग क्वेश्चन। पेट्रोचियो इज़ फ्रॉम वेरोना, लुसेंसियो इज़ फ्रॉम पीसा एंड द मेन एक्शन इज इन पाडुआ। पेट्रोचियो कहाँ का था, वेरोना का था, ठीक है।
वेरोना का था, एंड लुसेंसियो इज फ्रॉम कहाँ का था, पीसा का था, लेकिन मेन एक्शन कहाँ चल रहा है, पाडुआ। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत बता दिया कि जब कैथरीना और पेट्रोचियो की शादी होती है ना, तो पेट्रोचियो उसे वेरोना लेके आता है, वेरोना अपने गाँव लेके आता है। मैंने पाडुआ बोला होगा वीडियो में, अभी मुझे याद आया। तो पेट्रोचियो से जब शादी, मतलब उससे कैथरीना से शादी कर लेता है, तब खींच के उसको लेके आता है कहाँ पे, अपने गांव वेरोना में लेके आता है। पाडुआ में तो पूरी स्टोरी चलती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पेट्रोचियो वेरोना का है, वहीं पे लुसेंसियो पीसा का स्टूडेंट रहता है, और मेन जो स्टोरी चल रही है वो पाडुआ में है। द वेगर, यानी कि शर्त की रकम क्या थी, लास्ट में पत्नियों पर लगी शर्त की जो रकम थी वो ठीक कितनी थी, 100 क्राउन्स थी, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी थी, 100 क्राउन्स थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे, हु इज़ द ड्रंकन टिंकर ट्रिक्ड इन द प्ले इंडक्शन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इज़ द ड्रंकन टिंकर ट्रिक्ड इन द प्लेज इंडक्शन, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि प्ले की इंडक्शन में किस शराबी को बेवकूफ़ बनाया जाता है, प्ले के इंडक्शन में, प्ले के प्रस्तावना में किस शराबी को, किस ड्रंकन को ट्रिक्ड किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो क्रिस्टोफर स्लाय। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। What alias does Lucencio use when he disguises himself as a tutor? जब लुसेंसियो अपना भेष बदलता है, लुसेंसियो टीचर का भेष बनाते समय कौन से नकली नाम रखता है, तो कैम्बियो। हाउ डज पेट्रोचियो टेम कैथरीना, पेट्रोचियो कैथरीना को कैसे टेम करता है, कैसे काबू करता है, कैसे सुधारता है, तो बाय डिप्रीविंग हर ऑफ फूड एंड स्लीप, क्लेमिंग नथिंग इज गुड एनफ फॉर हर। तो कैसे टेम करता है, मतलब उसको सुधारता कैसे है, उसे भूखा रखकर और सोने न देकर, ये कहकर कि उसके लिए कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हु डज हॉर्टेंसियो अल्टीमेटली मैरी, तो हॉर्टेंसियो लास्ट में किससे शादी करता है, अंततः हॉर्टेंसियो किससे शादी करता है, तो एक वेल्दी विडो से शादी कर लेता है। व्हाट इज द फाइनल ट्विस्ट रिगार्डिंग द टू सिस्टर्स एट द एंड ऑफ द प्ले, तो लास्ट में, प्ले के लास्ट में दोनों बहनों के व्यवहार में क्या आखिरी ट्विस्ट आता है, ये आता है कि जो श्रू केट थी, यानी कि जो झगड़ालू कैथरीना थी, वो अपने पति की बात तुरंत मान लेती है, जबकि प्यारी जो बियांका बहुत मीठी थी, बहुत सबकी आज्ञाकारी मानने वाली ना, प्ले की शुरुआत में ऐसी थी ना, वो बुलाए जाने पर आने से मना कर देती है। ये दोनों बहनों में मतलब बदलाव हो जाते हैं। अब शेक्सपियर ने इसमें कौन से आर्ट को यूज़ किया है देख लेते हैं। द फ्रेम नैरेटिव इंडक्शन क्रिएट्स मेटाथेट्रिकल लेयर प्ले विद इन प्ले सजेस्टिंग दैट द टेमिंग स्टोरी इटसेल्फ माइट बी एन इल्यूजन फॉर एन मेल फैंटेसी। तो देखिए फ्रेम नैरेटिव, प्ले की शुरुआत इंडक्शन से होती है, प्रस्तावना से, जो प्ले विद इन प्ले को कन्फ्यूज़न पैदा करती है ना, वो इस बात पे इशारा करता है कि पत्नी को काबू करने की ये पूरी कहानी शायद सिर्फ एक पुरुष की कल्पना या सपना है, ठीक है। मतलब इस बात को इशारा करता है कि पत्नी को टेम करना, ये पूरी कहानी शायद सिर्फ एक पुरुष की फैंटेसी होगी, क्योंकि कोई भी पत्नी को टेम नहीं कर पाएगा, लेकिन पत्नी को एक पुरुष ने टेम कर दिया, काबू कर दिया, इसका मतलब हो सकता है किसी पुरुष की ये फैंटेसी हो, सपना हो, वो सपना देख रहा हो। कॉमेडिया डेल आर्टे इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ स्टॉक कैरेक्टर द ओल्ड माइजर क्लेवर सर्वेंट द यंग लवर्स पॉइंट टू इटालियन थिएट्रिकल ट्रेडिशन। तो इसमें ना इटालियन कॉमेडी का प्रभाव है, कॉमेडिया डेल आर्टा, मतलब इसमें इटली के पारंपरिक जो प्लेज हैं उसके जो फिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं उसका यूज़ हुआ है। जैसे एक बूढ़ा, जैसे एक कंजूस बूढ़ा, कौन था, ग्रेमियो था। चलाक नौकर कौन था, ट्रेनियो था, है ना, लुसेंसियो का जो चलाक नौकर था ट्रेनियो। और जवान प्रेमी, ये सारे। वर्बल बीट याद रखना है यहाँ पे, स्कीटोमीथिया, है ना। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि रैपिड ओवरलैपिंग एंड पन फिल डायलॉग बिटवीन केट एंड पेट्रोचियो इज सम ऑफ शेक्सपियर बेस्ट अर्ली कॉमेडिक राइटिंग। तो यहाँ पे कैथरीना और पेट्रोचियो के बीच जो बहुत तेज़ी और एक दूसरे की बात काटते हुए, शब्दों से खेलते हुए पंस, है ना, डायलॉग बोले गए हैं। तो ये शेक्सपियर की शुरुआती कॉमेडी का बेहतरीन नमूना है। डिसअपियरिंग फ्रॉम ऑफ द फ्रेम इन शेक्सपियर टेक्स्ट क्रिस्टोफर स्लाय डिसअपियर्स एक्ट 1 Scene 1 leaving the frame story unresolved unlike in the anonymous older play The Taming of the Shrew। फ्रेम का गायब होना मतलब शेक्सपियर के ओरिजिनल प्ले में जो मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब इंडक्शन वाले प्ले में जो क्रिस्टोफर स्लाय था वो सिर्फ एक्ट 1 में ही था। एक्ट 1 और सीन 1 के बाद अचानक गायब हो जाता है और ये प्ले के अंत में वापस नहीं आता। ये आज भी लिटरेचर में एक रहस्य है। सिर्फ ये वाली कहानी कंप्लीट होती है लेकिन इसकी तो नहीं होती। इंडक्शन वाली स्टोरी कहीं पे भी फिर क्रिस्टोफर स्लाय वापस क्यों नहीं आता, यानी कि टेमिंग ऑफ द श्रू में या लास्ट में भी आना चाहिए था, नहीं आता है। तो ये एक वो है, मिस्ट्री है। तो कैथरीना एंड पेट्रोचियो पर एक स्पेशल फोकस देखेंगे। टेमिंग स्ट्रेटेजी, पेट्रोचियो डज नॉट बीट केट,
इंस्टीड ही मिरर्स हर श्रूइज बिहेवियर, है ना, एक्टिंग सो इरेशनली दैट शी इज फोर्स टू बिकम द वॉइस इरेशनली वॉइस ऑफ रीजन। ही किल्स अ वाइफ विद काइंडनेस बाय डिस्ट्रॉइंग हर फिजिकल कम्फर्ट्स अंडर द गाइज ऑफ एक्सेसिव केयर। वो मारता थोड़ी ना था, इसने कैथरीना को सुधारा कैसे, मार मार के थोड़ी ना। पेट्रुचियो कैथरीना को पीटता या मारता नहीं था, इसके बजाय वो क्या करता था, वह कैथरीना के ही गुस्सैल व्यवहार की नकल करता था। वो इतना पागलों जैसा व्यवहार करता था कि कैथरीना को मजबूर होकर शांत और समझदार बनना पड़ता था। पेट्रुचियो अत्यधिक प्यार और देखभाल का प्ले करके उसकी नींद और खाना छीन लेता था। इसे कहते थे किल्स अ वाइफ विद काइंडनेस, प्यार से मारना। फाइनल स्पीच कंट्रोवर्सी, केट फाइनल मोनोलॉग ये रहता है, दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड इज हाईली डिबेटेड। लास्ट में जब वो तीनों पत्नियों को बुलाया जाता है लेकिन कोई नहीं आता, सिर्फ कैथरीन आती है, तो वहाँ पे ये हो जाता है कि हाँ ये बहुत ओबीडियंट पत्नी है ना। तो वहाँ पे पेट्रुचियो केट को बोलता है कि बाकी पत्नियों को भी समझाओ कि कैसे रहना चाहिए पत्नियों को। तब वहाँ पे केट ये वाली बात बोलती है, दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड, ये स्पीच देती है, एक लंबा चौड़ा स्पीच देती है ना। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसके दो मतलब निकाले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ट्रेडिशनल व्यू, इट इज़ सिंसियर सबमिशन रिस्टोरिंग एलिजाबेथन पैट्रियार्कल ऑर्डर, है ना। इसके दो मतलब निकाले जाते हैं। एक तो ये ट्रेडिशनल व्यू, यानी कैथरीन सच में सुधर गई है और वो उस समय के पैट्रियार्कल ऑर्डर की जीत है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज की जीत थी। या तो इसके ये भी होगा फेमिनिस्ट आयरोनिक वीक, इट इज़ परफॉर्मेटिव आयरोनिक स्पीच, केट हैज़ लर्न द गेम ऑफ द मैरिज बाय एक्टिंग सबमिसिव पब्लिकली, ही गेन्स एक्चुअल पीस एंड पार्टनरशिप प्राइवेटली आउट स्मार्टिंग द अदरवाइज। या तो इसके ये भी मतलब हो सकते हैं कि कैथरीना असल में एक नाटक कर रही हो, वो समझ गई है कि शादी में शांति कैसे लानी है, बाहर से वो ओबीडियंट बनकर वो असल में अंदरूनी ताकत और शांति पा लेती है, बाकी औरतों को बेवकूफ़ साबित कर देती है। दो मतलब इसके निकाले जाते हैं इसके मतलब, ठीक है, समझ में आए ना ये दोनों। या तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इस तरह अपनी पति की पूरी तरह बात मानती है, या तो सच में सुधर गई है, सच में ये जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी एक जीत है कि हाँ उसने औरत को काबू पा लिया। या तो ये सच में सही हो गई, या तो वो सुधरी नहीं है, बस प्ले कर रही है, नाटक कर रही है। या तो समझ गई है कि शादी में शांति कैसे लानी है, हाँ ठीक है चलो भाई अब मान लेते हैं, हाँ ठीक है तुमने रात बोला, ठीक है रात है, एक ऐसी होती है ना औरतें, ठीक भाई मान लेते हैं, चलो तुमने ये बोला, हाँ ठीक है वो आदमी नहीं वो घोड़ा है, चलो वो घोड़ा ही है, चलो मान लेते हैं। या तो ऐसी हो गई है ये, है ना, समझ में आना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे इंपॉर्टेंट सीन या लाइन्स। आई कम टू वाइफ इट वेल्थली इन पाडुआ, इफ़ वेल्थली देन हैप्पली इन पाडुआ। ये पेट्रुचियो बोलता है। अब वो अपने दोस्त से कहता है, मैं यहाँ सिर्फ एक अमीर लड़की से शादी करने आया हूँ, अगर पैसा मिलेगा तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। और ये उस समय की शादियों को एक आर्थिक सच्चाई दिखाता है, ये बात बोलता है, ठीक है। ये लाइन रहती है, दाई हस्बैंड इज़ दाई लॉर्ड, दाई लाइफ, दाई कीपर, दाई हेड, दाई शॉवेरन। ये केट बोलती है, कैथरीन बोलती है, यही लास्ट में ये स्पीच देती है, तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी ज़िंदगी ही तुम्हारा रक्षक है। ये प्ले का सबसे अहम डायलॉग है। फाइनल सीन में यही बात बोलती है, जब वहाँ पे पेट्रुचियो कैथरीन को बोलता है कि एक स्पीच दो, कैसे पत्नियों को बताओ कैसे रहा जाता है। दस हैव आई पोलाइटली बिगन माई रेन एंड दिस इज़ माई होप टू एंड सक्सेसफुली। तो ये कौन कहता है, ये पेट्रुचियो कहता है, ध्यान रखना यहाँ पे भी, ठीक है। ये पेट्रुचियो कहता है, ये पेट्रुचियो का ना सोलिलोकी है, ये ध्यान रखना, ये पेट्रुचियो का एक सोलिलोकी है। वो ऑडियंस को अपनी चाल बताता है कि कैसे वह कैथरीना को एक फाल्कन की तरह भूखा रखकर पालतू बनाएगा। फाल्कन जो जंगली बाज होते हैं, है ना, वो जंगली बाज की तरह भूखा रखकर पालतू बनाएगा। ये सोलिलोकी है, वो ऑडियंस से बोलता है। वाई देयर इज़ अ वेंच कम ऑन एंड किस मी केट। बिल्कुल लास्ट में ये पेट्रुचियो बोलता है, जब ये बोल देती है ना, ये वाली स्पीच बोल देती है ना, दाई हस्बैंड इज़ दाई लॉर्ड, उसके बाद ये बोलता है पेट्रुचियो, वाई देयर इज़ अ वेंच कम ऑन एंड किस मी केट, ठीक है। ये बोलता है, पेट्रुचियो बोलता है कि बिल्कुल लास्ट में जब कैथरीना उसकी बात मान लेते तो वो खुश होकर उसे किस करने को कहता है। आई एम असेम्ड दैट वीमेन आर सो सिंपल टू ऑफर वॉर वेयर दे शुड नील फॉर पीस। ये कैथरीना कहती है, ठीक है, कौन कहती है, कैथरीना। मुझे उन औरतों की बेवकूफ़ी पर शर्म आती है जो शांति के लिए झुकने के बजाय युद्ध करती हैं। तो ये इसी लाइन में आगे की लाइन में बोली जाती है। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो झुकी नहीं है, वो पुरुष प्रधान ये नहीं कि पुरुष ने वाकई में उसको सुधार दिया है,
हो सकता है वो शांति चाहती हो शादी में, कि चलो ठीक है भाई, बात मान लिया, कोई बात नहीं, युद्ध कौन करना, जब तुम जो बोलो ठीक ही है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमेडी, एक्सपोजिशन में क्या होता है, तो इंडक्शन स्टोरी आती है, बैप्टिस्टा का रूल होता है उसकी डॉटर, है ना, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि इंडक्शन स्टोरी आती है बैप्टिस्टा का अपनी बेटियों के लिए नियम बनाना। राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, पेट्रुचियो का आना, टीचर बन के आए प्रेमियों की चालें। क्लाइमेक्स ऑफ एक्शन क्या होता है, तो हंगामेदार शादी, पेट्रुचियो के गांव वाले घर की यात्रा। फॉलिंग एक्शन क्या होता है, फॉलिंग गांव में कैथरीना को मानसिक रूप से सुधारना। बियांका का एलोपमेंट नहीं होता, मैंने बताया इसके बारे में, एलोपमेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो एलोप नहीं करती है, शादी बाकायदा होती है भाई। रेजुलेशन, द बैंक्वेट बेगर द श्रू इज रिवील्ड टू बी द मोस्ट ओबीडियंट वाइफ वाइल द आइडल। ये ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या होता है, दावत में शर्त लगाना, साबित होना कि झगड़ालू बहन सबसे आज्ञाकारी पत्नी बन गई है। अब हम क्रिटिकल व्यूज़ की बात करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा है, तो फेमसली क्रिटिसाइज द प्ले ऑल टुगेदर, ये ध्यान रखना, ऑल टुगेदर डिस्गस्टिंग टू मॉडर्न सेंसिबिलिटी ड्यू इट्स ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन। तो ये आपने, ठीक है, तो जेबी शॉ क्या कहते हैं, जेबी शॉ कहते हैं इन्होंने इस प्ले की बहुत कड़ी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, कहा है कि इसे औरतों के प्रति बुरे व्यवहार के कारण आधुनिक सोच के लिए पूरी तरह से घिनौना प्ले बताया है। हैरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं, आर्ग्यू दैट केट एंड पेट्रुचियो एक्चुअली फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट एंड प्ले अ म्यूचुअल थिएट्रिकल गेम टू एस्केप द बोरिंग सोसाइटी ऑफ पाडुआ। इनका कहना है, हैरोल्ड ब्लूम का, कि इनका मानना है कि कैथरीना और पेट्रुचियो को पहली नज़र में प्यार हो गया था और वे पाडुआ के उबाऊ समाज से बचने के लिए मिलकर ये गेम खेल रहे थे, ऐसा। सोशल कमेंट्री, द प्ले सेटराइज, है ना, हिपोक्रेसी ऑफ द मैरिज मार्केट शोविंग दैट मेन हु सीक आइडियलाइज क्वाइट वाइफ्स, लुसेंसियो। तो इसमें सामाजिक टिप्पणी भी है। प्ले दिखाता है कि जो पुरुष एक शांत और आदर्श पत्नी ढूंढते हैं, लाइक लुसेंसियो, उन्हें लास्ट में एक हावी होने वाली पत्नी जरूर मिलती है, जबकि जो टकराव का डट कर सामना करते हैं, लाइक पेट्रुचियो ने, वो अपनी शादी में तालमेल बिठा लेते हैं, जैसे कि पेट्रुचियो ने कैथरीना से किया। होता नहीं है शादी, हाँ बहुत सीधी सादी लड़की से करेंगे, पता तो चलता नहीं पहले, बाद में धीरे धीरे शादी के बाद ही पता चलता है कि कितनी तेज तर्रार लड़की है ना। और जो शुरुआत में ही तेज तर्रार है तो उसका आपको पहले से ही पता होगा कि हाँ ये तेज तर्रार है, तो हमको कैसे इसके साथ रहना है, कैसे इसके साथ बनाना है, वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वन लाइनर एग्जाम फैक्ट देखेंगे तो 1590 से लेकर 92 के बीच में आया था। जॉनरा क्या है, कॉमेडी है, फार्स है। सेटिंग इसकी पाडुआ यानी कि इटली के पाडुआ में रखा है। और इंडक्शन जो स्टोरी है वो इंग्लैंड के वॉरविक शायर की सेटिंग रखी गई है, इंडक्शन वाली स्टोरी, ठीक है। ड्रंकर्ड कौन था, ये इंडक्शन का कैरेक्टर था, क्रिस्टोफर स्लाय, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कौन था, क्रिस्टोफर स्लाय था। सब प्लॉट सोर्स है गैस कॉगिनो का सपोजेस फ्रॉम एरिस्टोस, ठीक है। ये सब प्लॉट यानी कि बियांका वाली जो स्टोरी थी वो इन्होंने गैस को इग्नो के सपोजेस से ली गई है। लुसेंसियो का डिस्गाइज कैम्बियो, लैटिन टीचर, लुसेंसियो जो डिस्गाइज हुआ था वो कैम्बियो बना था और लैटिन टीचर। हॉर्टेंसियो का डिस्गाइज लिटियो, म्यूजिक टीचर। ट्रेनियो डिस्गाइज यानी कि लुसेंसियो का ये नौकर रहता है, सर्वेंट, ट्रेनियो, ये डिस्गाइज होता है, ड्रेसेस हिज मास्टर लुसेंसियो, ये लुसेंसियो बन जाता है। फादर है बैप्टिस्टा मिनोला, द ओल्ड शूटर ग्रेमियो, ये पेंटालून है, ये ओल्ड शूटर है ग्रेमियो, ये एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, मतलब रिच बूढ़ा आदमी है, ओल्ड शूटर है ग्रेमियो, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, पेट्रुचियो का होम टाउन कहाँ है, वेरोना है, ठीक है, मैंने भी ये बता दिया था आपको। लुसेंसियो का होम टाउन कहाँ है, पीसा है। द टेमिंग, लेकिन कहानी कहाँ, एक्शन कहाँ लेती है, पाडुआ, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कहानी एक्शन कहाँ लेती है, पाडुआ में लेती है। और ये पेट्रुचियो वेरोना का है, लुसेंसियो पीसा का है। द टेमिंग मेथड क्या रहता है, टेमिंग मेथड काबू करने का जो तरीका है, स्लीप डेप्रिवेशन एंड स्टार्वेशन, फाल्कनरी टेक्निक्स, यानी कि बाज को पालतू बनाने वाली तकनीक, यानी कि नींद और खाना छीन लेना बस। द सन मून सीन, केट एग्री द सन इज द मून जस्ट टू अपीज हिम, है ना। कैथरीना सिर्फ शांति के लिए दिन के सूरज को चांद मान लेती है। द वेगर यानी कि रकम कितनी थी, वो शर्त वाली रकम, 100 क्राउन्स ऑन हुज वाइफ विल कम फर्स्ट व्हेन कॉल्ड, यानी कि 100 क्राउन्स, शर्त ये लगी थी कि तुम तीनों, हम तीनों की वाइफ है, चलो बुलाते हैं, सबसे पहले जिसकी वाइफ आएगी समझ लो वो जीत जाएगा, और वही 100 क्राउन्स है, मतलब जो एक बुलावे पे पहुंच जाएगी। तो एक बुलावे पे सिर्फ कैथरीना पहुंचती है, बाकी वो बियांका और विडो नहीं पहुंचते हैं। तो ये 100 क्राउन्स जीता कौन है, पेट्रुचियो जीतता है। फिर वहाँ पे एक स्पीच भी देती है ये, दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड। द विनर पेट्रुचियो, केट कम्स इमीजिएटली, है ना, तो ये ध्यान रखना है।
द लूजर्स लुसेंसियो बियांका रिफ्यूजेस एंड हॉर्टेंसियो द विडो रिफ्यूजेस, यानी कि लूजर कौन रहते हैं, लुसेंसियो और हॉर्टेंसियो, क्योंकि दोनों की पत्नियां मना कर देती हैं। पेडेंट ट्रिक्ड इनटू प्रिटेंडिंग टू बी विसेंशियो, लुसेंसियो का रियल फादर था वो पेडेंट, जो मैंने बताया था, है ना, तो ये ध्यान रखना। पेडेंट ट्रिक इनटू प्रिटेंडिंग टू विसेंशियो, अच्छा लुसेंसियो के फादर का विसेंशियो नाम था, ये ध्यान रखना है। लुसेंशियो के फादर का क्या नाम था, विसेंशियो। और जब बैप्टिस्टा कहता है ना कि फादर को लेके आओ, मैं पहले पिता से मिलूंगा उसके बाद शादी कराऊंगा, लुसेंसियो और बियांका का, तब ये क्या करता है, ये इस पेडेंट को बुलाता है ना इस पेडेंट को बुलाता है, लुसेंसियो को रियल फादर बन के ये आता है, ये पेडेंट ये ध्यान रखना। ट्रिक्ड इनटू प्रिटेंडिंग टू बी विसेंशियो, लुसेंसियो का रियल फादर, तो यही रहता है। लेकिन लास्ट में लुसेंसियो के रियल फादर भी आ जाते हैं, विसेंशियो भी, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होती है, मैंने बताया है। केट का विपन क्या है, सी स्मैशेस अ ल्यूट ओवर हॉर्टेंसियो हेड। केट का विपन क्या होता है, केट का हथियार, वो हॉर्टेंसियो के सिर पर एक ल्यूट फोड़ देती है, ठीक है, हॉर्टेंसियो के सिर पर। अनडिजॉल्व फ्रेम क्रिस्टोफर स्लाय नेवर रिटर्न्स एट द एंड ऑफ शेक्सपियर फोलियो, तो क्रिस्टोफर स्लाय कभी वापस नहीं आता, ठीक है, फोलियो टेक्स्ट में शेक्सपियर के लास्ट तक कभी वापस नहीं आता ये कैरेक्टर, यानी कि एक्ट 1 सीन 1 से ही गायब है ये। अब ट्रैप में कैसे फंसोगे आप, ये ध्यान रखना है। डिस्गाइज डू नॉट कंफ्यूज कैम्बियो लुसेंसियो विद लिटियो, रिमेंबर लुसेंसियो टीच लैंग्वेज यानी कि लैटिन टीचर, हॉर्टेंसियो टीच हारमोनी यानी कि म्यूजिक टीचर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लुसेंसियो जो है ना वो लैटिन टीचर बनता है, ठीक है, लुसेंसियो जो है वो लैटिन टीचर बनता है, लुसेंसियो। और एल से याद रखना लैंग्वेज, है ना, लैटिन से याद रखना लैंग्वेज, यानी कि लैटिन से लैंग्वेज याद रखना, और एल से ही लुसेंसियो को भी याद रखना। बाकी हॉर्टेंसियो हारमोनी, एच से हारमोनी याद रखना, हारमोनी किस में होती है, म्यूजिक में, तो हारमोनी। ये लिटियो नाम रखता है, लिटियो, बस डिस्गाइज वाला नाम याद रखना, ये कैम्बियो नाम रखता है। जियोग्राफी पेट्रोचियो कम्स फ्रॉम वेरोना, लुसेंसियो फ्रॉम पीसा एंड एक्शन हैपेंस इन पाडुआ, तो जियोग्राफी यही है कि पेट्रोचियो कहाँ से आता है, वेरोना से, इटली के वेरोना से। लुसेंसियो कहाँ से आता है, पीसा से, और कहानी कहाँ घटती है, पाडुआ में। ट्रैप नंबर 3 वेगर, वो शर्त की रकम, फाइनल बेट इज 100 क्राउन्स ऑफ एन स्पेसिफिक न्यूमेरिकल MCQ, तो 100 क्राउन्स बेट में लगाया जाता है, 100 क्राउन्स, ठीक है, 500 या 200 नहीं, 100 क्राउन्स रहता है, और जीतता कौन है, पेट्रोचियो। ट्रैप नंबर 4 क्रिस्टोफर स्लाय, ही अपीयर्स ओनली इन द इंडक्शन, यानी कि फर्स्ट 2 सीन्स एंड ब्रीफली एट द एंड ऑफ एक्ट 1 सीन 1, इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन पाडुअन प्लॉट, तो ये ध्यान रखना। क्रिस्टोफर स्लाय जो है वो सिर्फ शुरुआत में आता है, यानी कि इंडक्शन में आता है, वो मेन पाडुआ वाली कहानी का पार्ट नहीं है। The ending irony, ultimate irony tested in exam in the role reversal. The shrew Kate have become the obedient wife while the angel Bianca become the disobedient shrew. देखिए होता क्या है, लास्ट में आयरनी हो जाती है इस प्ले में। आयरनी क्या होती है इस प्ले की, आयरनी ये होती है, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिसे हम राक्षसी मानते थे, जिसे हम झगड़ालू मानते थे, जिस कैथरीना को हम झगड़ालू माना जाता था, वो प्ले के लास्ट मतलब एंड में क्या बन गई, आज्ञाकारी बन गई। और जिसे हम शुरुआत में क्या मानते थे, एंजल, परी मानते थे, सबकी आज्ञाकारी मानने वाली, वो लास्ट में क्या बन गई, डिसओबीडियंट बन गई, बात ना मानने वाली बन गई। तो ये थी कहानी, ठीक है, थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी हो गई है, दो स्टोरी थी इसमें। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखिए PDF अभी मिल नहीं पाएगी बच्चे, क्या करें, दिक्कत हो गई है, नहीं तो उधर तो मैंने PDF पूरा दे दिया था। बाकी जितना PDF मैंने दे दिया है टेलीग्राम पे उसको रिवाइज करिए। बाकी इधर की PDF आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर की PDF ना जो मेन पॉइंट्स हैं, मेरी मानो तो मेन पॉइंट्स हैं उसको टेक डाउन करते चलो, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल देखती हूँ क्या होगा, ठीक है। बाकी जो PDF है, जैसे ग्रामर का जो PDF है वो हो जा रहा है, यही नहीं हो रहा है, तो बाकी की PDF मिल जाएगी, इसकी नहीं मिल पा रही है, सेव ही नहीं हो पा रहा है, क्या मालूम क्या हो गया है। वहाँ पे जाके जहाँ पे सेव होती है वीडियो, वहाँ पे जाके देखा है, वहाँ से गायब हो जा रही है, कहीं पे सेव ही नहीं हो रही है। ये तभी तो मैं 3-4 दिन से, मतलब 3-4 PDF आपको नहीं मिली होगी इधर, यही रीज़न है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी ये वाली PDF अगर किसी को लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। PDF 8000 फैक्ट है, TGT की PDF है, 249 है, 284 पेजेस है, प्रिंटेबल है, ठीक है। बाकी TGT से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।